नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आज फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। आज भी कुछ खबरों को लेकर आपसे चर्चा करनी है और उसमें खास जो आज बात है उस पे हम संसद को लेके मानसून सत्र को लेके बात करेंगे। आज सीसीपीए की जो मीटिंग हुई है उसमें रिकमेंड किया गया है कि मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। कुल 20 बैठकें होंगी और इसमें सरकारी कामकाज होगा क्योंकि बहुत सारे बिल हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको क्लियर करना है। ऑर्डिनेंस हैं जो उनको क्लियर करना है। तो ये सत्र क्या होते हैं, संसद सत्र कैसे होते हैं, इसके बारे में आज आपसे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो हमारी संसद है, हमारी संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर बनती है। एक साल में संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र जो साल की शुरुआत में होता है उसको बोलते हैं बजट सत्र, जो 28 जनवरी या 29 जनवरी के आसपास शुरू होता है। 1 फरवरी को बजट पेश होता है, फिर वो करीबन 13 फरवरी तक चलता है। फिर 1 महीने का रिसेशन होता है, फिर 15 मार्च से शुरू होता है और करीबन 15 अप्रैल या 20 अप्रैल के बीच में ख़त्म हो जाता है। कुल मिला के ये सबसे बड़ा सेशन होता है। लगभग 2 महीने का सत्र होता है और इस 2 महीने में आपका 1 महीने की छुट्टी होती है और इसमें दिनों को बढ़ाया भी जा सकता है। अगर सरकार चाहे तो उसका, अगर बिजनेस ज़्यादा हो तो दिन बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा सत्र आता है उसको बोलते हैं मानसून सत्र, जो सामान्य तौर पर जुलाई मध्य में शुरू होता है और अगस्त मध्य तक चलता है। लगभग 1 महीने का होता है। और जुलाई सत्र वैसे तो 1 महीने का होता है, लेकिन इसकी जो सेटिंग होती है, बैठकें अगर हम सैटरडे संडे को हटा दें तो 20-22 बैठकें ही 1 महीने में हो पाती हैं। और फिर उसके बाद होता है शीतकालीन सत्र, जो ठंडियों में होता है। नवंबर 20-22 तारीख के आसपास शुरू होता है और ये दिसंबर 20-22 तक चलता है। तो ये 3 सत्र होते हैं। इसमें जो मुख्य सत्र होता है वो बजट सत्र, जैसे मैंने बताया। तो बजट सत्र में दरअसल बजट पास करना होता है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि सरकार को, जो हमारी चुनी हुई सरकार है, निर्वाचित सरकार होती है, उसको अधिकार होता है कि आप संसद से अनुमति लें कि जो कंसोलिडेटेड फंड है, हमारा राजकोष है, वहाँ से खर्चा करने के लिए पैसे की अनुमति लेना अनिवार्य है। एक एक पैसे का हिसाब होता है। अगर आपको 1 रुपया भी लेना है तो आपको संसद से मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो अगर आप पहले मंजूरी ले लें तो खर्च कर लें, या पहले खर्च कर लें फिर संसद से मंजूरी ले लें, दोनों ही ऑप्शन इसमें ओपन है। बजट को छोड़ के, बजट तो हर साल पेश होगा और बजट में जो रकम तय होगी वो आप खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन बजट के बाद भी बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो बजट के बाद आते हैं। जैसे पेंडेमिक आ गया, अब पेंडेमिक के लिए सरकार को अलग से प्रोविज़न करने पड़े, मनरेगा का पैसा बढ़ाना पड़ा, तो करीबन 50-60 हज़ार करोड़ रुपये सरकार को अतिरिक्त खर्च करने पड़े बजट के अलावा। तो फिर उसके लिए सप्लीमेंट्री बजट होता है। और सप्लीमेंट्री बजट के बाद भी कुछ कुछ जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको पूरा करने के लिए सरकार कंसोलिडेटेड फंड से लेती है और फिर उसको संसद में पास कराने के लिए लाती है। और साल के अंत में, यानी जब बजट पेश होता है, तो पिछले साल जो भी खर्चा हुआ है, जो सप्लीमेंट्री बजट के बावजूद जो खर्चा हुआ है, उसको फिर बजट जब पेश करती है तो उसमें हिसाब किताब देती है और संसद से परमिशन लेती है कि जो हमने पीछे खर्च किया है, जो बजट और सप्लीमेंट्री बजट के अलावा जो रकम खर्च हुई है, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन के लिए सरकार अनुमति मांगती है कि हमने पिछले बजट में जो मंजूर किया था संसद ने, उससे ज़्यादा हमने खर्च किया। तो ये प्रक्रिया है। इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है ध्यान देने वाली, कि ये जो बजट पास करना होता है, ये बेसिकली चूँकि निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारी होती है, तो इसको लोकसभा से पास करना जरूरी होता है। ये चर्चा के लिए राज्यसभा जाता है। अगर राज्यसभा ने इसको पारित नहीं किया या राज्यसभा ने इसमें संशोधन कर दिए तो इस पर सरकार की सेहत पर असर नहीं पड़ता। सरकार
राज्यसभा के संशोधनों को लोकसभा में फिर खारिज कर सकती है। और अगर राज्यसभा इसको पास नहीं करती है तो इसमें संविधान में प्रोविजन है कि 14 दिनों तक राज्यसभा इसको रोक सकती है। 14 दिनों के बाद ये ऑटोमेटिक पास हो जाता है और फिर ये राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाता है। अगर राष्ट्रपति आपके दल का नहीं है, विरोधी दल का है, और वो सरकार से पंगा लेना चाहे तो सरकार के फाइलों को दबा के बैठ जाते हैं। जैसे आप पश्चिम बंगाल में देख रहे होंगे कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में कैसे झगड़ा चल रहा है। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच में झगड़ा चल रहा है। ऐसे ही पिछली बार गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और वहाँ बेनीवाल राज्यपाल थी कांग्रेस की, तो वो नरेंद्र मोदी सरकार जो भी उनके पास प्रस्ताव भेजते थे वो उनको दबा के बैठ जाते थे। और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले काम बेनीवाल का ट्रांसफ़र नॉर्थ ईस्ट कर दिया और फिर नॉर्थ ईस्ट के बाद उनको 2-3 ट्रांसफ़र किए, फिर अल्टीमेटली उनको रिजाइन करना पड़ा। बड़े बेआबरू होकर उनको राज्यपाल का पद छोड़ना पड़ा। तो ये पंगे हमेशा होते रहते हैं। अगर राष्ट्रपति ने भी ऐसे पंगे करने शुरू कर दिए तो सरकार, जो केंद्र में सरकार होती है, उसको काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो सिर्फ बजट, जो फाइनेंशियल बजट होता है, जो फाइनेंशियल बिल होते हैं, इकोनॉमिक बिल होते हैं, उनमें संविधान में ये प्रावधान है कि उसको केवल 14 दिन राज्यसभा रोक सकती है और केवल 14 दिन राष्ट्रपति रोक सकते हैं। उसके बाद वो ऑटोमेटिक पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप चुनी हुई सरकारें, जनता ने आपको वोट दिया है और आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको लोकसभा में आपने बहुमत साबित किया है, तो इसलिए सरकार का खर्चा चलाना आपकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए आपको लोकसभा से पास कराना जरूरी होता है। राज्यसभा से पास नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, राष्ट्रपति ने साइन नहीं किए तो कोई बात नहीं। तो ये केवल बजट और जो वित्तीय जो विधेयक होते हैं, जो फाइनेंशियल बिल होते हैं, इकोनॉमिक बिल होते हैं, उनको राष्ट्रपति को या राज्यसभा को रोकने का हक नहीं होता है। तो वैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद से ये जो 3 सत्र हमारे देश में चलते थे हमारी संसद में, उनकी अवधि लगभग 100 से 120 दिन, 130 दिन तक हुई है। यानी जो बजट सत्र था वो 2 महीने से ज़्यादा चलता था, मानसून सत्र आपका 1.5 महीने के आसपास चलता था, और जो शीतकालीन सत्र है वो भी आपका करीबन 1.5-2 महीने चलता था। तो कुल मिला के आपके 120-130 दिन तक हो जाते थे। ये हिस्ट्री है, ये रिकॉर्ड है। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से खिचड़ी सरकार आई, बहुदलीय गठबंधन हो गए, तो तब संसद में झगड़ा शुरू हो गया, डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो गई, तो फिर सदन की संख्या भी कम हो गई। और एक समय जो मनमोहन सिंह सरकार में तो 80 के आसपास नंबर हो गए थे। साल भर में केवल 80 दिन ही बैठते थे और 80 दिन में भी पूरे सेशन हंगामे में चले जाते थे। बीजेपी वाले बहुत हंगामा करते थे। अभी पिछले 2019 के बाद, 2014 से 2019 के बीच जो मोदी सरकार आई थी, उसमें भी बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, कांग्रेस ने बहुत डिस्टर्ब किया। लेकिन अब जो नया सत्र आया 2019 में बने, चूँकि मेजोरिटी बहुत ज़बरदस्त बीजेपी सरकार को मिली, कांग्रेस की संख्या बहुत कम हो गई, और जो बीजेपी के गठबंधन के लोग थे और बीजेपी ने जो राज्यों में सरकारें बनाई, उनके कारण राज्यसभा में बीजेपी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई और कांग्रेस की संख्या बहुत कम हो गई। तो राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत नहीं है, लेकिन उसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। इस समय 243 में से लगभग 98 मेंबर उनके हैं और कांग्रेस के संख्या घट के लगभग 38 रह गई है। तो कहाँ कांग्रेस के 80 के आसपास होते थे और आज कांग्रेस घट के 38 पर आ गई है। तो इसके कारण अब राज्यसभा में जो भी बिल जाते हैं वो पास हो जाते हैं। पिछली बार जितने बिल जाते थे वो पास नहीं हो पाते थे, उनको कांग्रेस पास नहीं करने देती थी। तो बड़ा मोदी सरकार को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा था। तो अभी 2019 के बाद से संसद के सत्रों की संख्या बढ़ गई है। पिछली बार जो बजट सत्र हुआ था लगभग 110 दिन हुए थे, यानी 80 दिन जो होते थे वो बढ़ के 110 दिन हो गए। और जो काम करने के घंटे हैं वो जो 60%, 70% काम होता था, वो भी करीबन 110%, 100 से ऊपर रहा राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। लगभग मतलब 100% या 100 से ज़्यादा रहा, उससे कम नहीं हुआ। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही।
और शायद इसके कारण, उसका जो मुख्य कारण है वो ये रहा कि मजबूत सरकार आई है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, विपक्ष कमज़ोर है, उसको ज़्यादा हंगामा करने की परमिशन नहीं है या वो नहीं कर पाते। हंगामा करते हैं तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो उन पर हावी हो जाते हैं, और लोकसभा स्पीकर और जो सभापति है राज्यसभा के, वो उनको डांट डपट के बिठा भी देते हैं। राज्यसभा में तो फिर भी थोड़ा बहुत हंगामा चलता है, पर लोकसभा में हंगामा नाम मात्र के लिए होता है। अगर वो हंगामा करते भी हैं तो दिन भर चलाते रहते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष हाउस को एडजॉर्न नहीं करते। हालांकि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अगर अपोजिशन हंगामा कर रहा है तो उसकी बात भी सुनी जानी चाहिए, और अगर वो सदन को स्थगित करने की बात करता है तो कुछ समय के लिए संसद को स्थगित किया जा सकता है, उसकी कार्यवाही को। लेकिन ऐसा भी अपोजिशन को परमिशन नहीं देनी चाहिए कि वो आए दिन सिर्फ हंगामा ही करे, बैनर लेके आ जाए, कागज़ फाड़े, इस तरह की परमिशन भी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा जो संसद है, ये 3 लोगों से मिलकर बनाए, 3 संस्थाएं हैं। एक तो लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति हैं। तीनों से पास कराने जरूरी होते हैं, लेकिन जो वित्त विधेयक होते हैं, बजट होता है, उसको केवल लोकसभा से पास कराना जरूरी होता है, बाकी अगर नहीं करे तो चलेगा। उसके अलावा जो इस बार बिल आएंगे लोकसभा में, उसमें बहुत सारे बिल हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं पिछले बार के, और जैसे होम्योपैथिक सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल आना है, वो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। इंडियन मेडिसिन सेंटर काउंसिल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आना है, जो ऑर्डिनेंस सरकार ने पास कर चुके हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन अथॉरिटी। ये जो ऑर्डिनेंस सरकार ने पेश किया है, प्रस्तुत किया है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दिल्ली एनसीआर में जो एयर पोल्यूशन की बड़ी घटनाएं होती हैं और दम घुटू, जब यहाँ वातावरण होता है तो उस वक्त फिर ऑड इवन करना पड़ता है, लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। और ये समय ठंडियों के समय ज़्यादा होता है, क्योंकि जो एयर पोल्यूशन है, जो दिल्ली का एमिशन लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है, और चूँकि ठंडी होती है तो गैसेस ऊपर नहीं उठ पाती, इसके कारण यहाँ बहुत गैस होती है। और अभी बरसात के तुरंत बाद जब पंजाब और हरियाणा में धान की कटाई होती है और उसके बाद वहाँ पराली जलाई जाती है, उसका भी बहुत बड़ा धुआं दिल्ली की तरफ आता है, और उससे हमारा एटमॉस्फेयर धुआं हो जाता है, इसमें पोल्यूशन होती है। तो उसके लिए सरकार ने एक एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन बनाया था, एक कमीशन बनाया था। और चूँकि इसमें पराली जलाने वाले किसानों के पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रोविज़न किया था। तो इससे सभी लोगों ने आलोचना की थी कि जो किसान है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम किसानों की आय दोगुना करेंगे, किसानों के लिए आप सब्सिडी दे रहे हैं, और ऊपर से आप उसको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोकेंगे, जिसकी इनकम, जिसके राशन ही बहुत कम बिकती है, उसका लाभ ही नहीं होता है उसको। हर किसान घाटे में है, और वो इस देश का अन्नदाता है, वो इस देश को पाल रहा है, और आप उसमें 1 करोड़ रुपए जुर्माना ठोकोगे। तो जब किसान आंदोलन हुआ, किसान के 3 बिलों के खिलाफ, जो 3 कानून मोदी सरकार ने बनाए उनके खिलाफ जो आंदोलन हुआ, उसमें एक इशू ये भी था कि आपको 1 करोड़ का प्रोविज़न खत्म करना पड़ेगा। तो वो जो कमीशन ऑर्डिनेंस सरकार ने लाई थी, तो पिछली बार बजट सेशन में उसको पास नहीं कराया जानबूझ के, क्योंकि किसानों का बहुत ज़्यादा रोष था, तो सरकार ने उसको लैप्स होने दिया। और अब जाके सरकार ने दोबारा से वो कमीशन बनाया है एक ऑर्डिनेंस के जरिए, और उसमें जो 1 करोड़ रुपए का प्रोविज़न है उसको हटा दिया है। 1 करोड़ की जगह उन्होंने कहा कि जो पोल्यूशन के लिए जो जुर्माना की प्रोविज़न है, बाकी प्रोविज़न है, अगर आपकी इंडस्ट्री पोल्यूशन कर रही है तो आप उसको जुर्माना है 200 रुपये, 500 रुपये, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा तो आप उसको FIR लॉस कर दोगे। तो यही प्रोविज़न उन किसानों पे भी कर दिया गया है कि अगर आप पोल्यूशन, आप पराली जलाओगे तो आप पे 200, 400, 500 रुपये जो भी होगा जुर्माना कर दिया जाएगा। तो वो अब उससे किसान थोड़ा सा संतुष्ट हैं। तो उसके बारे में भी जो ऑर्डिनेंस इशू हुआ था उसको पार्लियामेंट से पास कराना हुआ, क्योंकि एक ऑर्डिनेंस जो होता है, अध्यादेश की अवधि 6 महीने होती है। उस 6 महीने में अगर आपको संसद का जो भी सत्र पहले आएगा उससे पास कराना होता है। अगर वो पास नहीं हुआ
तो वो 6 महीने की अवधि जैसे ही ख़त्म होती है तो वो ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली की जो वायु गुणवत्ता आयोग बन चुका है, उस आयोग के लिए ऑर्डिनेंस को पास कराना जरूरी होगा। अगर ये पास नहीं हुआ तो फिर लैप्स कर जाएगा, फिर ये कमीशन ख़त्म हो जाएगा। तो एक और है जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, इसमें भी सरकार ने ऑर्डिनेंस किया था कि जो कि पैंडेमिक है, कोरोना महामारी है, तो उसके कारण जिन कंपनियों ने बैंकों की देनदारियां नहीं दी हैं, उनके कर्जे नहीं दिए हैं, तो उनके खिलाफ जो बैंकरप्सी का जो दिवालियापन का कार्रवाई हो रही थी, उसको रोकने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया कि कुछ दिन ये जो सरकार ने उनको समय बढ़ाया है, हर चीज़ की समय बढ़ा दी, एक साल बढ़ा दिया, 6 महीने बढ़ा दिए या 3 महीने बढ़ा दिए, उसको सरकार पार्लियामेंट से पास कराना होगा। नहीं तो उनके खिलाफ, क्योंकि कानूनन प्रोविज़न है, तो उनके खिलाफ नहीं तो दिवालियापन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं कि जो बैंकों के ऋण देना चाहते हैं, लेकिन पेंडेमिक के कारण चूंकि इंडस्ट्री बंद रही, इनकम नहीं हो पाई, तो इसलिए सरकार ने उनको रिस्ट्रक्चरिंग का उनके सामने प्रोविज़न किया है, उनके सामने उनको ऑफर किया है कि आप अपने लोन का रिस्ट्रक्चर कर लो, ताकि आपकी इंडस्ट्री भी बंद ना हो और बैंकों को भी लोन की जो राशि है वो मिलती रहे। तो ये होगा। इसके अलावा ट्रिब्यूनल रिफॉर्म रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस आया था कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं, जो पंचायत हमारे देश में 30-35 पंचायत थे, उनको सरकार ने ख़त्म करके 8 कर दिए हैं। तो उनके बारे में भी एक ऑर्डिनेंस लाना है उनको, जो उनका रैशनलाइजेशन करना है। और उसके अलावा आपको पैंडेमिक है, तो पैंडेमिक में पिछला जो बजट सत्र हुआ था, आधा बजट सत्र, उससे पहले वाला जो शीतकालीन सत्र हुआ था 2020 में, उसमें सुबह राज्यसभा चलती थी और शाम को लोकसभा चलती थी। और राज्यसभा के लोग लोकसभा में भी बैठते थे, ऊपर गैलरी में भी बैठते थे, और ऐसे ही जब शाम को लोकसभा शुरू होती थी तो लोकसभा में भी बैठते थे, गैलरी में भी बैठते थे, और राज्यसभा में भी बैठते थे। तो इस तरह से जो कोरोना प्रोटोकॉल है, उन्होंने इस बात का उसको फॉलो किया। उसके बाद जब बजट सत्र के सेकंड सेशन में, जब रिसेशन के बाद दोबारा सत्र बुलाया गया था, तो उसमें फिर लोकसभा और राज्यसभा अपने अपने सदनों में बैठ के कार्रवाई कर रहे थे, क्योंकि इसमें कोरोना के केस बहुत कम हो गए थे। लेकिन उसके बाद फिर 40 सांसदों को कोरोना हुआ, फिर हड़कंप मचा, तो सत्र को समय से पहले एडजॉर्न कर दिया गया, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। तो अभी फिर मानसून सत्र आ रहा है, अभी केस कम हो गए हैं, फिर आपने देखा होगा। हालांकि अभी भी हमारे देश में 50,000 केस प्रतिदिन आ रहे हैं, चिंता की बात है। लेकिन जो 4 लाख केस आ रहे थे, उसके हिसाब से देखा जाए तो कम हो गए, और जो मृत्यु दर थी वो भी कम हो गई है। अभी करीबन 1200 लोग प्रतिदिन आ रहे हैं मरते हुए, पहले ने तो 4000 से ज़्यादा लोग मर रहे थे। तो ये देखते हैं, अभी सरकार ने अभी इसके बारे में फैसला नहीं लिया, और इसे ये जो फैसला लेगी उसके बारे में कल परसों या अभी जो कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव, तो उसके बाद सरकार बताएगी कि क्या करना चाहिए। अलग अलग सदनों में बैठेंगे, या जैसे पहले प्रोविजन था कि एक सदन के लोग दूसरे सदन में भी बैठेंगे। तो मित्रों, आज इसी पे ही इसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं। संसद की कार्रवाई कैसे होती है, इसके बारे में आपको जानकारी देनी थी। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।